जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से कई बार सांसद फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। चुनाव का समय है और जब बात करें इस बार के चुनाव की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 बीजेपी का टारगेट कहा है। क्या इसको आप कश्मीर से कोई कनेक्शन देखते हैं? मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक फिगर पसंद की है, उसके बारे में बात की है कि ये लोग इतने लोग जीत के आएंगे। अच्छी बात है, उन्होंने कहा है। आप इतने वर्षों की राजनीति में हैं, क्या ये सामान्य तौर पर संभव है कि विपक्ष के पास इतने कम आंकड़े हो जाएं या सत्ता पक्ष के पास इतने ज्यादा? देखिए, अगर मेरे पास तिलिस्मी चिराग होता तो मैं आपको कह देता कि साहब ये है, ये है। मेरे पास वो है नहीं। इनके पास हर एक एजेंसीज हैं, तो इनको उससे पता लगता वो क्या होगा। मगर फाइनल फिगर जो होगी वो लोगों तक है। लोग क्या करेंगे, क्या समझेंगे, किस तरह वोट देंगे, ये तो लोगों तक है। उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता कि कितना बहुमत आएगी, कितनी नहीं आएगी। ये वक्त की बात है। पता लगेगा जब इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कितना किसको आया, क्या किया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या कश्मीर में हवा बदली है, कुछ बदला है? अब इस पर मैं क्या कहूँगा क्या बदला है। अगर बदला होता तो क्यों नहीं आज तक इलेक्शन कर सके? क्या वजह है? क्या वजह है कि जब इनने अनाउंस किया कि म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होंगे, टाउन एरिया कमेटीज़ के इलेक्शन होंगे, नहीं हुए? क्या वजह है बताइए। मैं समझता नहीं हूँ कि ये क्यों ये हर वक्त यही राग अलाप रहे हैं 370 370 370। मुझे हैरानी है इस बात। क्या ये लार्जर देन लाइफ मुद्दा बना दिया गया है कि ये इतना सीरियस मुद्दा इतना मुद्दा बना दिया कि पूछिए मत। पहले कांग्रेस ने रखा ही क्या था इसमें? अब ये छोटा सा रह गया था, वो भी इन्हें खत्म कर दिया। कांग्रेस ने तो बहुत खत्म कर दिया था इसको पहले। कांग्रेस तो आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद से कश्मीर में खुशहाली आई है, शांतिपूर्ण वातावरण है, पहले से बहुत ज्यादा सौहार्द है। आप इसको देखते हैं? क्या आतंकवाद खत्म हुआ? क्या इतनी जगह जो फौजियों पे हमला किया गया, क्या आतंकवाद खत्म हुआ? उसमें हमारे बड़े बड़े अफसर मारे गए, शहीद हुए। हमारे पुलिस के जवान और पुलिस के अफसर शहीद हुए। कहाँ है वो? अभी बात कहते रहते हैं, करने दीजिए। एक सियासी बात है, सियासी मुद्दा है जिसमें ये समझते हैं कि इससे लोग वोट देंगे, करें। मैं रोक तो नहीं सकता। 2-3 पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देना, उसके बाद LK आडवाणी जी को भारत रत्न देना, या फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना, आपको लगता है वोटर को साधने की राजनीति है या जेन्युइन? देखिए, मैं समझता हूँ ये लीडर, इन्होंने बहुत भारत के लिए काम किया है और अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये बहुत नेक बात है। इन्हें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, इनने प्रधानमंत्री कांग्रेस के जो थे उनको भारत रत्न दिया, इन्होंने स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया। बुरी बात नहीं है, इन्होंने रिकग्नाइज किया। याद है आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे बड़े बड़े कलाकारों को दिया, सितार वादन को दिया, याद है आपको? शहनाई वादन को दिया, लता मंगेशकर को दिया। तो बहुत अच्छी बात है। राज ठाकरे कह रहे हैं बाल ठाकरे को मिलना चाहिए, मायावती जी कह रही हैं काशीराम जी को मिलना चाहिए। पैंडोरास बॉक्स ऑफ ट्रबल तो नहीं है ये? कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है कि अगर हम उन शख्सों को रिकग्नाइज करें जिन्होंने कुछ काम किया है। बाल ठाकरे साहब को कौन भूल सकता है? उन्होंने जबरदस्त काम किया। मिलना चाहिए उनको। क्यों नहीं मिलना चाहिए इनको? मुझे खुशी है कि इनका दिल बहुत बड़ा है देने के लिए। अच्छी बात है। आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है? इस मामले में बहुत बड़ा है, क्यों नहीं? किस मामले? कौन कहता है? जो इन्हें ये अवार्ड दिए हैं तो माहौल नहीं है। भारत रत्न कोई छोटी चीज नहीं है। देखिए, आप जब बात कर रहे हैं राजनीति की, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या राम मंदिर बनना किस तरह से देखते हैं आप? ये मजहबी मामला है।
धर्म का मामला है। धर्म इंसान के अंदर का मामला है और हर धर्म जो है मैं मानता हूं कि उसको आगे चलना चाहिए। हमारे धर्म भी यही कहता है कि हर एक धर्म जो है वो अपनी जगह है, उसके बारे में कोई निंदा मत करिए, उसके लिए अच्छी बात करिए। राम मंदिर को तो राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। राम मंदिर भारत के लिए राजनीतिक मुद्दा है, सिर्फ धर्म नहीं है। आप इसको डिनाई तो नहीं कर सकते हैं। ये क्या इसको बनाए, ये इनकी मर्जी है। मेरे लिए तो सवाल मजहब का है, धर्म का है। ये धर्म है, लोगों की श्रद्धा है। मैं आपको बताऊं, मैं एक दफ़ा अमरनाथ जा रहा था और घोड़े पर था। मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा कि वो रेंगती हुई जा रही थी इस पे और इस पे। मैं उतरा घोड़े से, मैंने कहा माँ घोड़े पर चढ़। कहा नहीं, मैंने मन्नत मांगी है कि मैं भगवान के दर्शन करूंगी, इस तरह जाऊं। यह होती है श्रद्धा इंसानों में। यह है, क्या करेंगे आप, अच्छी बात है। भारत सरकार कहती है कि पीओके हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। ये जो बात उठती है, फारूक अब्दुल्ला कौन रोकने वाला है? इनको जो करना वो करे, हम कौन है जो कहने वाले हैं? आपका क्या कहना है इसमें? मैं कुछ नहीं कहूंगा, मालिक तो ये लोग हैं, करना चाहे कर। समर्थन, विरोध, चुप रहेंगे, क्या करेंगे? मैं क्यों विरोध करूं, मैं क्यों चुप रहूं? मुझे पता नहीं क्या करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, अभी उत्तराखंड में इंप्लीमेंट हुआ है और उसके बाद पूरे देश में लाने की बात है। देखिए, भारत जो है इसमें कई धर्म हैं। उसके बाद जो हमारे आदिवासी हैं, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, उनका अपना तरीका है। मैं इनसे कहता हूं कि साहब जो ये कर रहे हो जरा सोचो, भारत एक ही फूल नहीं है, भारत हजारों फूल है, इनको जीने दीजिए। बीजेपी कहती है हम जेंडर के आधार पर ला रहे हैं, आपको लगता है धर्म के आधार पर है? मैं जानता नहीं ये क्या करना चाहते हैं, करें जो करना चाहते हैं। देख लीजिए, इन्हें, आपको याद है फार्मर्स बिल लाई थी, हमने कितना शोर किया, साहब इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इस पर बात करेंगे, इस पर देखें कोई अगर खराबी है उसको ठीक करेंगे, फिर आप ले आइए। नहीं लाया। यूसीसी पे भी यही मगर होगा? फिर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए, आने लगे, तो इन्होंने वो सारे तीनों बिल वापस ले लिए, ओवरनाइट वापस ले लिए। जो कहते थे कि हम ले लेंगे, इनसे भी कहता हूँ इस पर भी सोचिए, और कुछ नहीं कहूँगा, सोचिए। आपको लगता है यूसीसी इंप्लीमेंट होगा तो देश में दिक्कत हो सकती है? क्या पता इस देश का लोग क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, सब पता लगेगा। आपने कई वर्षों तक कमान संभाली है राज्य सरकार की, सबसे मुश्किल प्रदेशों में से एक रहा है, आतंकवाद से ग्रसित रहा है। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री आप क्या कहेंगे? आपको लगता है यूसीसी हो या सीए हो, इन सब के इम्प्लीमेंट हो जाने से राज्य में सुरक्षा पर असर पड़ता है? स्टेट इज अ लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। कई चीज़ों मुद्दों से खराब हो रहा है, कोई बात नहीं है। और अगर हम फिर से इसमें ये मुश्किल खड़ी करें तो इनके लिए और मुसीबत आई, मुश्किल आई। देश को आगे चलना है, हमारे युवा बेकार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान से बातचीत के पक्षधर रहे हैं आप, ऐसा क्यों? देखिए, हमारी सरहद जो है, आपको याद होगा वाजपेयी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसियों के साथ अगर दोस्ती में रहोगे तो तरक्की करोगे, नहीं रहोगे तो आपकी तरक्की भी और उनकी तरक्की भी सुस्त हो जाएगी। मैं उसी पे हूँ कि पड़ोसी हमारा पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, इनके साथ हमें दोस्ती में रहना है। बाकी देशों में और पाकिस्तान में अंतर है। पाकिस्तान से इस्टेब्लिश हुआ है कि वहां से आतंकवादी आते हैं और देश में कई बार नुकसान पहुंचा चुके हैं, फिर भी उनसे बातचीत मत करिए। बात कौन रोकता है आपको? मैं नहीं कहता हूँ आप बात करिए, मत करिए, हम चलते रहेंगे, आतंकवाद चलता रहेगा। हम तो पहले से इसका निशाना है, आगे भी निशाना रहेंगे।
बातचीत करने से आतंकवाद कम हो जाएगा या क्या पता, मगर कोशिश तो करनी है। प्रधानमंत्री ने कोशिश कोशिश की करनी थी, है। पाकिस्तान गए भी थे, फिर उसके बाद कुछ पाकिस्तान बदला कहाँ गए नहीं। थे बताइए मुझे। पाकिस्तान एक शादी में गए थे, मगर वो कोई बातचीत तो नहीं की ना। वो तो सिर्फ वहाँ उनके नवाज शरीफ के घर में गए थे, खाना खाया और वापस आ गए। या जब नवाज शरीफ यहाँ आए थे, जब उनके शपथ लिया था 14 में, है या नहीं है? लेकिन आपको लगता है भारत को पहल करनी चाहिए फिर एक बार बातचीत की मैं नहीं समझता हूँ किसको पहल करनी चाहिए, उनको करनी चाहिए, इनको करनी चाहिए। सवाल है रास्ता निकालने की जरूरत है। कब तक हम लोग इसी मुसीबत पर रहेंगे? ये एक मुल्क था, अंग्रेजों ने एक लाइन डाल दी। हमारी भाषा और उनकी भाषा भी कोई फर्क नहीं, वही पंजाबी यहाँ भी बोलते हैं, वही सिंधी यहाँ भी बोलते हैं, वहाँ भी बोलते हैं, है या नहीं है? मगर कर दिया, डाल दिया एक लाइन और मुश्किल कर दी दोनों मुल्कों के लिए। मुसीबत तो यही है ना कि जब पाकिस्तान से कुछ हो जाता है तो किस पे मुसीबत पड़ती है हिंदुस्तान में? मुसलमानों पे। मुसलमानों पे शक किया जाता है कि ये पाकिस्तानी है। अरे हमने पाकिस्तान जाना होता कश्मीर ने तो 47 में कोई हमें रोक नहीं सकता था। हम 80% मुसलमान थे, हम जा सकते थे पाकिस्तान, उनका हिस्सा बन सकते थे, मगर नहीं। उस वक्त हमने सोचा नहीं, महात्मा गांधी के हिंदुस्तान से रहना, नेहरू के हिंदुस्तान से रहना, जहाँ सब लोग इकट्ठे रह सकते, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब इकट्ठे रहेंगे, सब एक जैसे रहेंगे, मोहब्बत में रहेंगे, प्यार में रहेंगे। हमें भारत के साथ आएंगे। क्या बदल गया अब आजकल कुछ नफरतें ज्यादा बढ़ रही, इसमें कोई शक नहीं। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं तो अपने आप को ठहराता हूँ है, क्योंकि हमने कोशिश नहीं की इसकी ज्यादा कि इसको न फैलने दे। जब आप बात कर रहे हैं धर्म की, तो एक सवाल समझना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वहां पर भी मंदिरों से सटे मस्जिद हैं जिनके कानूनी मामले चल रहे हैं। जितने मंदिर बना सकते हैं बनाएं, जितनी मस्जिदें तोड़ सकते हैं तोड़ें। उससे क्या खुदा का रास्ता बंद हो जाएगा? हमारा खुदा तो हर जगह है। वो कहते हैं हमारे शहर है, उसमें वो कहता है क्यों ढूंढते हो उसको जमीन और आसमान की गर्दिश में, अगर वो तुम्हारे दिल में नहीं वो तुम्हारे लिए कहीं भी नहीं। एआईयूडीएफ के सांसद बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि संविधान और कुरान में कुरान बड़ा है, बड़ी किताब। देखिए, आप सहमत? कुरान ही बड़ी नहीं है, खुदा की किताबें 4 हैं। बाइबल है, कुरान है, तौरात है जो यहूदी मानते हैं, और एक और था वो किताब गायब हो गई, उसका पता नहीं है। सब किताबें बराबर हैं। संविधान से ऊपर कह रहे हैं, देश के कानून संविधान अलग है। कह रहे पर्सनल, देखिए, जो हमारे कानून है वो मानेंगे, आप बदला संविधान सकते नहीं हैं, मानेंगे। संविधान आप बदला सकते हैं, कुरान आप बदला नहीं सकते। उसका एक भी चैप्टर, एक भी वर्स, एक भी कॉमा बदला नहीं सकते। संविधान तो बदला सकते हैं, वोट से बदलाया जाए। कितनी दफा बदलाया गया जब से संविधान बना है। उनका कहना है कि संविधान को नहीं मानेंगे, लेकिन देश में रह के संविधान को मानना हर एक के लिए है। अगर वो भारतीय है उसको संविधान पे चलना है, जो हुकूमत में है उनको भी संविधान की इज्जत रखनी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं उन्हें तोड़कर हम वहां पर स्कूल कॉलेज इत्यादि बनाएंगे। अच्छी बात है, अगर मजहबी तालीम भी जरूरी है, यही तो आपकी मुश्किल है। अगर आप अपना धर्म जानते तो आप दूसरे धर्म की इज्जत करते। हम अपने धर्म को नहीं जानते, इसे दूसरे धर्म को क्या जानेंगे? आपको लगता है देश बहुत में अच्छा कई है कि मुसलमान अगर ऐसे हैं? स्कूल बने, कॉलेज बने, हमारे बच्चे जो हैं पीछे रह गए हैं तरक्की करें, पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अकाउंटेंट्स बने, हर चीज बने, जज बने। राहुल गांधी बहुत ही जोरदार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अलग अलग राज्यों से होती हुई आ रही है। कई बातें भी उठती हैं, कई सवाल भी उठे हैं। आप इस न्याय यात्रा का कितना असर देख रहे हैं? देखिए, असर हो या ना हो, मगर एक अच्छी बात लोगों में पहुंचाई जा रही है कि भारत कहाँ पे खड़ा है और भारत को आगे क्या करना है। मैं तो मुबारक करता हूँ इसको कि इसने पहली यात्रा ली, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आए। और कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी जब ये वहाँ पहुंचे,
पहुंचे। इसी तरह आज ये नॉर्थ ईस्ट से मुंबई तक जा रहे हैं। क्या बात है, बुरा नहीं है, अच्छा है। लोगों में एक तो इसको लोगों का पता लगेगा, उनकी तकलीफें पता लगेगी, उनकी मुश्किलें पता लगेगी, अच्छी बात है। इंडिया अलायंस के एक एक जो साथ में घटक दल थे सारे सब अलग होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार संयोजक थे, उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया, सबके रास्ते अलग होते जा रहे हैं। दिल्ली पहुंचते पहुंचते अकेले रह जाएंगे क्या? कोई परवाह नहीं है। अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, लोग आते गए, कारवान चलता गया। शब्दों पर फारूक साहब की जो पकड़ है उसके अनुसार मेरी एक आखिरी इल्तिजा रहेगी, दो चंद लाइनें जरा हमारे व्यूअर्स को अपने अंदाज में अगर कुछ बताना चाहें, गुनगुनाना चाहें, सुनाना चाहें। मैं गुनगुनाऊं किसी चीज में नहीं, मैं यही कहूंगा कि भारत को आगे चलना है तो हम लोगों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है, प्यार से रहना है और भारत को मजबूत करना है। वतन के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इस समय चुनाव भी हैं और चुनाव में राजनीति नहीं होगी तो क्या ही होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत और सूरज पांडे के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।